जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 अध्याय नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और धातु पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं मेटल्स और क्या होते हैं नॉन मेटल्स, इस वीडियो में, इस पूरी वीडियो में आपके पूरे चैप्टर को कवर अप किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं ये देखिए। हमारे सामने या हमारे पृथ्वी पे जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पे अलग अलग पार्ट में उनके अध्ययन के लिए बांटा। तो तत्वों के गुणधर्म के आधार पे धातु व अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को उनके अध्ययन के लिए अधातु और धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसके हिसाब से? उनके गुणधर्म के आधार पे। उनके गुणधर्म के आधार पे। जैसे बात करते हैं धातु की यानी मेटल्स की, तो जितने भी धातुएं हैं, जैसे धातु के मतलब कि अगर हम तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आयरन, Fe, कार्बन, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, ये सारे तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पे वर्गीकृत किया गया कि धातु होंगे या अधातु होंगे। तो जानते हैं कि धातु क्या होता है यानी मेटल क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन वो त्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है? त्यागता है और क्या बनता है? धनायन बनता है, धनायन बनता है। और उनके वाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। यानी वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। ये इनके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़ करके, इसमें हाइड्रोजन को नहीं लिया जाता क्योंकि हाइड्रोजन अधातु होता है। अगर हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो उसका 1 होता है, परंतु उसके जो गुणधर्म है वो अधातु के हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके हम कह सकते हैं कि बाकी जितने तत्व हैं उनके वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 अगर होंगे तो वो मेटल्स होंगे। वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8 और वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 1। यानी ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखता है, धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखता है। वैसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें Mg, और इस Mg का परमाणु क्रमांक 12 और 12 का परमाणु, अगर इसके हम मैग्नीशियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो वो हो जाता है 2, 8 और 2। तो वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये क्या करता है कि दूसरे को दे करके अपना अष्टक पूरा करता है और मैग्नीशियम बन जाता है धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन बन जाता है। तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं मेटल्स, ऐसे तत्वों को हम मेटल्स कहते हैं या धातु कहते हैं। अब नॉन मेटल्स, तो इन जो भी धातुएं हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तत्व को देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और इनके वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इनके वाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होगा या 5 होगा या 6 या 7। यदि 8 हो जाता है, यदि किसी के 8 होते हैं तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उनको अक्रिय गैसें कही जाती है। तो अगर हम
किसी परमाणु जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। तो ये वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के फिराक में होता है कि अपना अष्टक पूरा कर ले, ये 8 होने की चाहत रखता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि भैया मुझे किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं कि मैं अपना अष्टक पूरा कर लूं और 8 होके 8 हो जाऊं, अपना अष्टक कैसे भी पूरा कर लूं। तो जितने भी तत्व हैं वो सारे चाहते हैं कि हमें अपना अष्टक पूरा करना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो वो हो जाएंगे मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे वो हो जाते हैं नॉन मेटल्स यानी अधातु। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए किसी न किसी से, तो ये क्या करता है, ले लेता है, किसी न किसी से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4। तो जिनके में वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 है उनको हम कह सकते हैं कि इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये किसी न किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा और बन जाएगा क्या, रेड आयन। ये बन जाता है रेड आयन -4। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, -2। ये हो जाता है -2। चलिए, और कुछ होते हैं उपधातु। उपधातु उपधातु क्या होते हैं, जो दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, जो दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। उपधातु क्या होते हैं, जो दोनों की ही प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब मेटल्स की भी प्रवृत्ति रखते हैं, किसी किसी केस में नॉन मेटल्स की भी प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम कहते हैं उपधातु, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इन मेटल्स की और नॉन मेटल्स की स्थिति कहाँ पे है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो कलर है ये मेटल्स होते हैं, यानी तत्व होते हैं, ये तत्व धातु होते हैं। और राइट हैंड साइड में आपको मिलते हैं अधातु, और इन्हीं के बीच में ही हमें मिल जाता है उपधातु, और इनको हम कहते हैं उपधातु। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी स्थिति के हिसाब से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्थिति को जान सकें, और मेटलॉइड क्या है इनकी भी स्थिति आप जान सकें। अब चलिए थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हम उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पे जानते हैं। तो जो भौतिक गुणधर्म है, यानी जिसको हम लोग देख छू के समझ सके, उसी को कहते हैं भौतिक गुणधर्म। तो जो तत्वों का ऊपरी अगर गुणों की बात करें, यानी भौतिक गुणों की बात करें, तो जो उनके तत्वों के पहले धात्विक चमक की बात करते हैं। तो धातु जो होती है वो चमकदार होती है। धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। परंतु अधातु क्या होती है, चमकीली नहीं होती है। लेकिन जो आयोडीन है ये पर्पल कलर का चमकीला पदार्थ होता है। ये पर्पल कलर का चमकीला पदार्थ होता है और ये अधातु होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो धातुएं हैं, अधातुएं हैं, वो चमकीली नहीं होती, परंतु आयोडीन चमकीला होता है। अगर हम कठोरता की बात करें तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं, और अधातुएं कठोर नहीं होती। लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
ये कैसी होती हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट होती हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और कार्बन का जो हीरा है, कार्बन का जो हीरा है वो आता है अधातु के रूप में, परंतु प्राकृत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, परंतु प्राकृत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब हम रूप की बात कर रहे हैं। रूप का मतलब कि किस रूप में पाई जाती हैं, ठोस में पाई जाएंगी, द्रव में पाई जाएंगी, गैस में पाई जाएंगी। तो जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातु जैसे पारा है, एक केवल पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु में, अधातुएं ठोस या गैस रूप में पाई जाती हैं, ये ठोस और गैस रूप में पाई जाती हैं। परंतु अधातुओं में भी एक ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और उसे कहते हैं ब्रोमीन, उसको ब्रोमीन कहते हैं। अघातवर्धनीयता मतलब उसको पीटने से क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे अगर हम हथौड़ा से पीटा जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम धातु को पीटते हैं तो उसकी पतली चादर बन जाती है या पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। परंतु अधातु जो होती है वो अघातवर्धनीयता होती है, उसके अंदर वो पीटने पर टूट जाती है। जैसे अगर हम कोयले को ले लें, कोयला अधातु है और कोयला को पीट कर चादर बनाना चाहें तो यह इम्पॉसिबल है। इन केस में कोयला टूट जाता है, उसको जैसे ही हम हथौड़ा लगाते हैं वो टूट जाता है। तन्यता की बात करते हैं। तन्यता मतलब जिसको खींचने पर क्या उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। तो धातुओं को खींचकर पतला तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। परंतु अधातुएं में तन्यता का जो गुण है, मतलब खींचने पे क्या वो बढ़ती हैं, तो ये गुण उनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तन्यता का गुण धातुओं के अधातुओं के अंदर नहीं पाया जा सकता है। उष्मा और विद्युत चालक की बात करें, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो क्या उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस गुण की बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो उष्मा और विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धारा और उष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब, सुचालक मतलब जिसके अंदर सुविधाजनक चीजें गमन हो सके। जैसे अगर विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाए, ये कोई तार है, ये कोई तार है और इसके अंदर यहां से हमने विद्युत धारा प्रवाहित करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके अंदर यहां तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं में ये गुण सुचालकता का कहलाता है। अगर हम ताप की बात करें तो कोई हम लोहे की या एल्युमिनियम की या किसी भी धातु की छड़ ले लें और एक सिरे को उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें तो दूसरे सिरे तक उसकी उष्मा पहुंच जाती है। तो ये क्या है, उष्मा का गमन हो रहा है, इसके अंदर उष्मा बह रही है, ये कहा जा सकता है। यानी उसमें उष्मा चल रही है, तो इसलिए वो सुचालक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि धातुएं सुचालक होती हैं उष्मा का और विद्युत धारा का, परंतु अधातुएं उष्मा और विद्युत का कुचालक होती हैं। मतलब उनके अंदर न ताप जाता है, कुचालक का मतलब कि ना ताप, उनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो कुचालक मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनमें प्रवाह नहीं होता है, ना विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ना उष्मा का प्रवाह होता है, तो इसलिए ये कुचालक होती हैं। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कुचालक होती हैं, जैसे सीसा, पीवी और मरकरी, ये क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। इनमें उष्मा का कोई प्रभाव नहीं होता, ना विद्युत धारा का कोई प्रभाव होता है। परंतु अधातु, वैसे ही अधातु में ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल की छड़ जो होती है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट लगा होता है वो सुचालक होता है। यानी उसके अंदर उष्मा का प्रवाह होता है और विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। घनत्व की बात करें, घनत्व यानी कितना वो, उसके परमाणु कितने घने हैं,
तो घनत्व तो इनके क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और गलनांक भी इनका उच्च होता है। परंतु सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और घनत्व दोनों ही कम होता है, दोनों कम होता है। और अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। अधातुओं में गलनांक और घनत्व दोनों ही कम होता है। ध्वनि ध्वनि का मतलब कि ये ध्वनि का गुण कि अगर उसको हम किसी कठोर सतह से टकराए तो क्या उसमें आवाज पैदा होगी, या टन टन सी आवाज आएगी या नहीं आएगी। तो जो धातुएं होती हैं वो ठोस सतह से टकराने पर उनमें आवाज पैदा होती है। अगर लोहे को पीटा जाए या किसी चीज से टकराया जाए तो उसमें से आवाज आती है, परंतु अधातुओं में आवाज नहीं आती। मतलब आती है थोड़ी बहुत, किसी किसी में कम आती है। जैसे कोयले को अगर पीटा जाए तो थोड़ा बहुत तो आवाज आएगा ही, लेकिन वो धात्विक आवाज नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि धातुओं में आवाज क्या होती है, आवाज पैदा होती है। ऑक्साइड की बात करें तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनती हैं, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनती हैं, परंतु अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनती हैं। ये तो इनके रासायनिक गुण हो गए। रासायनिक गुण को हम थोड़ा सा और डीप से समझेंगे रासायनिक गुणधर्म में। कि रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि अगर कोई धातु है तो वो अन्य पदार्थों के साथ उनके कैसे रिएक्शन होंगे, अन्य धातुओं के साथ, अन्य, क्या ये खुद से भी कोई अभिक्रिया कर सकते हैं क्या। तो ये इनके रासायनिक गुणधर्मों की अब हम बात करेंगे। रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो धातु के रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहले हमारे वायुमंडल से स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब भी धातु धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं धातु ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, उदाहरण अगर हम देख लिया जाए तो उदाहरण के तौर पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर कॉपर है, कॉपर Cu, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इतनी बात समझ में आई आपको कि जब भी कोई धातु, ये कॉपर क्या होता है, धातु होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो इसने कॉपर ऑक्साइड बनाई, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम से करा दें, मैग्नीशियम से अगर हम करा दें इसकी दूसरी अभिक्रिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि जब भी मैग्नीशियम से ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड। अगर एल्युमिनियम से अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक से अभिक्रिया किया तो जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से ये धातु के ऑक्साइड बनाता रहता है। अब बात करते हैं कि क्या ये सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। जी नहीं, सभी धातुओं के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करता। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जिनके साथ इनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। जैसे अगर हम लोग एयू सोना और एजी चांदी की बात करें, सोना व चांदी की, सोना व चांदी की बात करें, सोना व चांदी के साथ ऑक्सीजन कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। अब कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनके साथ ये ऐसी अभिक्रिया करता है कि ब्लास्ट मतलब आग लग जाए। जैसे
सोडियम, सोडियम जो होता है और पोटेशियम के, सोडियम और पोटेशियम के साथ यह आग पकड़ लेता है। जब भी ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने जल के साथ अभिक्रिया करने पर। तो जब भी ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके साथ ये क्या बनाता है? इस वीडियो अब हम देखेंगे कि जल के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है। तो जब भी धातु धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। इनसे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जब भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी और धातु ऑक्साइड बनाएगी। चलिए, जल से अभिक्रिया इनकी देख लिया आपने। अब देखते हैं किस किस टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जल के साथ ये अलग अलग तरीके की अभिक्रिया करते हैं। सभी धातुएं, मतलब ऐसा नहीं है कि जल में डुबा दिए और तुरंत ही अभिक्रिया स्टार्ट हो गई। जी नहीं। कुछ धातुएं होती हैं जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होती है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीन धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। और होती है कुछ धातु जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, वो होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। और सिर्फ भाप के साथ, मतलब स्ट्रीम के साथ जो अभिक्रिया करती है वो होती है एल्युमिनियम, Fe यानी आयरन और जिंक। ये तीन धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अगर जल से कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली है तो वो होती है कौन? पीवी यानी लेड, कॉपर, चांदी और सोना। अब देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है। ये तैरने लगती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। इनके साथ चिपक जाते हैं तो अब ये क्या करने लगेगी? तैरने लगेगी। इसको उठा लेंगे। जो जल के छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, अब उसको क्या करते हैं? उठा लेते हैं ऊपर और ये तैरने लगती है। चलिए, अब देखते हैं आगे। तो ये तनु अम्ल के साथ कैसी इसकी अभिक्रिया होगी? तो जब भी धातु धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? लवण बनाती है प्लस लवण प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगर उदाहरण देखा जाए तो इनके उदाहरण निम्न प्रकार हैं। चलिए, अब लिए चलते हैं हम आपको उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण है Fe प्लस तनु अम्ल, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब Fe यानी लोहे की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? Fe क्लोराइड, Fe क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये क्या बना? लवण बना। और ये हाइड्रोजन गैस बना। पहले अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया आप देखिए। दूसरी अभिक्रिया क्या है? तो मैग्नीशियम को जब हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं
तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2 प्लस H2O, H2O बनता है। अगर हम तीसरी अभिक्रिया देखें तो तीसरी अभिक्रिया जिंक के साथ अगर हम करा दें तब, तो जिंक के साथ अगर इसकी अभिक्रिया होगी तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है। तो जिंक क्लोराइड यानी Zn प्लस H2O। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जिंक के साथ मतलब धातु के साथ अगर तनु अम्ल की अभिक्रिया कराया जाए तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए, अब धातुओं के अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया इसकी कैसी होगी? जब भी धातु किसी अन्य लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके लवणीय विलयन बनाता है, मतलब सेम उनमें उनमें उनके यौगिक में विस्थापित हो जाता है। अगर कोई है तो उसमें क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, धातु विस्थापित हो जाती है। अब हम सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो यह वह सूची होती है, वह सूची है, सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता, मतलब कितना क्रियाशील है या कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, उसके हिसाब से इनको श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध या क्रमबद्ध या अवरोही क्रम में, हम इसको कह सकते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में रखा गया। उसी को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। रखा गया है। तो वो श्रेणी क्या है? वो श्रेणी है फुट इस प्रकार से कि एक हो तो होंगे अधिक क्रियाशील, एक हो होंगे तत्व अधिक क्रियाशील, मतलब बिल्कुल ही ऊपर से अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशीलता, उसके बाद कम क्रियाशीलता, कम अभिक्रियाशीलता, शीलता, और एक होता है सबसे कम, सबसे कम अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। देखिए, तो सबसे पहले आती है कौन? अधिक क्रियाशील, तुरंत फट से क्रियाशील होती है, वो होती है पोटेशियम। उसके बाद आती है सोडियम, ये तुरंत ही क्या होती है? दूसरे धातुओं के साथ रिएक्ट कर जाती है, यानी क्रिया कर जाती है। उसके बाद आती है कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम, ये हो गए अधिक क्रियाशील। अब देखिए, मतलब थोड़े से और कम क्रियाशील में आ गए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्या है? जिंक। उसके बाद आता है Fe यानी आयरन। उसके बाद Pb यानी लेड या सीसा। उसके बाद सबसे कम, उससे कम, तो उसके बाद हो जाता है हाइड्रोजन, कॉपर, Cu, कॉपर। उसके बाद आता है Aq, फिर एकदम नहीं कुछ कार्य करने वाला, वो होती है Au। तो ये सक्रियता श्रेणी हमें ये बताती है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होगा
और कौन सा बहुत ही कम क्रियाशील होगा। तो इसी श्रेणी से हमको ये पता चलता है कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब दूसरी ओर बढ़ते हैं, धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि अगर धातुएं खुद अधातुएं के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि धातुएं क्या करती हैं, अपने धातु अपने धातु अपने परमाणु कोश इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग करते हैं। और वहीं जो अधातुएं हैं, अगर अधातु की बात की जाए तो अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो वो अपने परमाणु कोश में परमाणु कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या बनते हैं, ऋण आयन बनते हैं। और ये धातुएं क्या होती हैं, धन आयन बनती हैं। ये धन आयन बनते हैं, धन आयन बनते हैं। और ये ऋण आयन बनती हैं। क्या बनती हैं, ऋण आयन, ऋणायन बनती हैं, ऋणायन बनती हैं। तो जैसे अगर हम NaCl की बात करें, NaCl की, तो ये क्या होती है, ये धातु और ये अधातु। कैसे, हमने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि वाह्यतम कोश में जिसके इलेक्ट्रॉन एक होगा, धातु के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होगी या दो होगी या तीन होगी। अधातुओं में या तो चार होगी या पांच होगी, छह होगी या सात। तो ये होंगी अधातुएं और ये होंगी धातुएं। ये धातु और ये अधातु के वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम NaCl के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का कितना होता है, 11। तो सोडियम का 11 जब होता है तो इसके पहले वाले ऑर्बिटल में हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले ऑर्बिटल में इसके एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये धातु है, तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये त्यागेगा। इसको त्यागेगा, तो जो इसको ग्रहण कर सके, और ग्रहण कौन कौन कर सकता है, तो क्या क्लोरीन ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके परमाणु क्रमांक होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो वो हो जाएगा 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। तो इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 7। और अधातुओं के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए, तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इसका कोश क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये प्लस चार्ज हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज खुद पे लगा लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोडियम, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन, अगर लुई बिंदु आपने सीखा है तो हम जल्दी ही आपको लुई बिंदु सिखाने वाले हैं। अब देखिए, क्लोरीन के वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर इनकी अभिक्रिया की बात करें तो देखिए किस तरीके से इनका अभिक्रिया होता है। तो क्लोरीन के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 7 है। तो हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खुद के ऑर्बिटल में डाल लेता है, और क्या हो जाता है, क्लोरीन बन के तैयार होता है, और हो जाता है सोडियम प्लस चार्ज। और क्लोरीन के वाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये हो गया, इसके ऑर्बिटल क्या हो गए, पूर्ण हो गए, यानी वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन
और 8 हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि धातुएं अधातुएं के साथ अभिक्रिया करती हैं और कैसे यौगिक बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। कैसा क्या करती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक क्या करती हैं? बनाती हैं। आयनिक यौगिक का मतलब समझ गए कि जिनमें आयनों का आदान प्रदान, यानी चार्जों का क्या हो? आदान प्रदान हो, तो वही आयनिक यौगिक बनाते हैं। चलिए, आपने पीछे देख रखा है कि आयनिक यौगिक क्या होता है। जब भी आयनों के आदान प्रदान से यौगिक बनता है तो क्या होता है? आयनिक यौगिक होता है। आयनों के आदान प्रदान से मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज के आदान प्रदान से बना तो आयनिक यौगिक बन गया। ठीक है। अब देखिए, आयनिक यौगिक विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बंध बनाकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो हमने पीछे देख रखा है कि सोडियम और क्लोरीन किस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है। तो अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म इनके भौतिक प्राकृतिक, मतलब जिनको भौतिक यानी ऊपर ऊपर से देख के छू के देखा जा सके, तो ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और कुछ कुछ ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। मतलब कुछ धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं और कुछ बहुत ही कठोर होती हैं। और कुछ सामान्यतः भंगुर होती हैं, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल सी होती हैं कि फट से टूट जाए। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं तथा किरोसिन और पेट्रोल जैसे विलयन में अविलेय होते हैं। किरोसिन तथा पेट्रोल में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें कि यदि उसमें विद्युत चालकता जाएगी कि नहीं, तो अगर जलीय विलयन है, अगर गलित रूप से है तो उसमें विद्युत चालकता है। यदि वह ठोस रूप में है, कहीं अगर वो ठोस रूप में आ गया तो उसमें विद्युत चालकता तो मुश्किल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। चलिए, अब बात करते हैं धातु की प्राप्ति और धात्विकता। देखिए, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो धातुओं की प्राप्ति के लिए हम जमीन से निकालते हैं, उस जमीन में होती है, यानी पृथ्वी पे जितनी भी धातुएं होती हैं उनको निकाला जाता है और उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर शुद्ध धातुएं हमें मिलती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, उनको निकाला जाता है, उसके बाद फिर उनको प्रोसेस किया जाता है। धातुओं को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। तो हम उसी प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले जिससे मटेरियल, जिससे हम धातु निकालते हैं, उसको कहते हैं खनिज। उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी पर, कहाँ पे? पृथ्वी में प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से उपस्थित उपस्थित तत्वों को व यौगिक को, तत्व वो यौगिक, यौगिक यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। सिंपल सी बात। तो प्राकृत में जब भी जो भी उपस्थित तत्व होते हैं, तत्व या यौगिक, उनको हम खनिज कहते हैं। और खनिजों से ही अयस्क प्राप्त होता है। खनिजों को क्या करते हैं? सफाई करके उसमें से अलग अलग टाइप के अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा क्या हो? अधिक हो। वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, जिसमें अधिक मात्रा में अधिक हो,
अब अयस्क क्या होता है? तो खनिजों से ही अयस्क की प्राप्ति होती है। सिंपल सी बात है, जिसमें धातु होगा वो अयस्क है। जिसमें वे खनिज, ऐसे लिखिए, वे खनिज, खनिज जिसमें धातु होते हैं अयस्क कहलाता है, कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि खनिज क्या होता है कि जो पृथ्वी के प्राकृत में रूप में उपस्थित तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और खनिजों से हमें क्या मिलता है? अयस्क मिलता है। अनिस्क, अयस्क जिसमें से धातु की मात्रा, जिसमें धातु की मात्रा हो वो अयस्क है। जिसमें वे खनिज जिसमें धातु हो वो क्या है? अयस्क है। अब अयस्कों से ही हमें धातुएं की प्राप्ति होती है। अलग अलग टाइप के अयस्क पाए जाते हैं। धातुओं की प्राप्ति के लिए, धातुओं की प्राप्ति के लिए उनको धातुक्रम कहलाता है। धातुओं की प्राप्ति के लिए अब कैसे हम धातुओं से अ, अयस्कों से हम धातु निकालेंगे, तो ये उसकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं उनको विद्युत अपघटन से, और मध्यम क्रियाशील वाले तत्व जैसे सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, यह कार्बन द्वारा अपचायक से, इनका कार्बन से क्या करते हैं? अपचायन करते हैं। और सबसे कम क्रियाशील वाले तत्वों को ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। जैसे एल्युमिनियम और चांदी और सोने की बात की जाए तो यह, इसमें कोई मिलावट नहीं होता, ये शुद्ध रूप से पाई जाती है। बाकी जिंक, आयरन, लेड, कैल्शियम, Hg यानी पारा, ये सारे क्या होते हैं? मतलब इनमें कुछ ना कुछ मिला होता है, ये शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती है। और पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे क्या होते हैं? ये किसी ना किसी धातु के साथ या अयस्क के साथ ये लोग जुड़े होते हैं। तो इनको हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया से क्या करते हैं? इनको निकालते हैं। और ज- ये सल्फाइड और अयस्क को के अपचयन द्वारा निकालते हैं। अयस्कों से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, मतलब किस तरीके से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। अयस्क, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले गेर की बात करें। गेर में जो भी अयस्क होता है तो उसके अंदर धूल होगा, मिट्टी होगा, रेत होगा। इन सभी अशुद्धियों को निकालना ही गेर कहलाता है। जिन्हें अशुद्धियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? गेर कहते हैं। जैसे हम लोग नित्य देहात में कहते हैं कि गारा, वही सेम चीज है गारा या गेर। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। सल्फाइड अयस्क जितने होंगे उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फर सल्फाइड अयस्क जो है अब ऑक्साइड में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। जैसे अगर हम जर जिंक सल्फाइड को, जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करें, इसको क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये इनको क्या कहते हैं? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। मतलब सल्फाइड अयस्क को, सिंपल सी बात, सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आता है निस्तापन। तो निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, इसमें क्या करते हैं? कार्बोनेट अयस्क, इसमें क्या होगा? सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क
सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और इसमें कार्बोनेट अयस्क को, इसमें कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, किसमें, वायु की कम कम वायु में, कम वायु में। तो ये क्या बन जाता है, ये बदल जाता है ऑक्साइड में। जैसे अगर हम जिंक CO3 को तापित करें, गर्म किया जाए, इसको गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब अपचायक क्या होता है, तो धातु, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक को, अपचायक का उपयोग करके, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु की प्राप्ति की जाती है। जैसे अगर अपचायक है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपचायक में जिंक को, Zn जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कर दें, कार्बन अपचायक लगा दें, तो इसकी प्राप्ति जिंक की जा सकती है। तो जिंक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातुओं का परिष्कर्षण क्या कहलाता है कि जब भी धातु में अपद्रव या अशुद्धियां मिली होती हैं तो उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि से परिष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। अशुद्धियों को दूर करना ही विद्युत अपघटनीय विधि धातु का परिष्कर्षण कहलाता है। तो धातुओं से जब धातुओं से अपद्रव, अपद्रव यानी अशुद्धियां, अपद्रव को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनीय विधि का। किसका, विद्युत, विद्युत अपघटनीय विधि, विद्युत अपघटनीय विधि से इन अशुद्धियों को निकाला जाता है। अब समझिए, इसके अंदर अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया जाता है, और एनोड पर, एनोड पर ये होता है एनोड। तो एनोड के ऊपर जो अशुद्ध तांबा होता है, या अशुद्ध, अशुद्ध अशुद्ध तांबा तथा कैथोड पर, कैथोड पर शुद्ध तांबा, और अपद्रव उसके जस्ट नीचे, ये एनोड के, कैथोड के जस्ट नीचे अपद्रव इसके पंग में पाया जाता है। तो इस विधि से विद्युत धारा जैसे ही हम इसमें प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा जैसे ही हम इसमें प्रवाहित करते हैं जल में, और जल किसका है, अम्लीकृत कार्बन सल्फेट के विलयन में, विद्युत अपघटनीय विधि, विद्युत अपघटनीय से जल विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कॉपर, कुछ अशुद्ध कॉपर हैं जो एनोड के ऊपर आ जाते हैं, और शुद्ध तांबा कैथोड के ऊपर चला जाता है, और जो अपद्रव है तो वो एनोड के बिल्कुल ही नीचे बैठ जाते हैं। तो क्रिया विद्युत परिष्कर्षण कहलाती है। अब बात करते हैं संचरण की। संचरण मतलब उनके क्या दुष्परिणाम है। बाहरी, आपसी हमारे आसपास के
पदार्थों से, हमारे आसपास के तत्वों से, अम्लीयता से उनका क्या दुष्परिणाम है। तो धातुएं अपने आसपास के अम्ल, अद्वितीयता और वायु के संपर्क में आते ही संक्षरित होती है, मतलब कुछ टूटने लगती हैं या उनका कुछ दुष्परिणाम होता है। तो क्या क्या दुष्परिणाम होता है? तो सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर सल्फाइड बनाता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है? काली हो जाती है, जिससे वस्तु काली हो जाती है। वैसे ही कापर, जो कापर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का, कभी कभी कापर का आपने देखा होगा कि वो हरे रंग का हो जाता है, और उसी हरे रंग को कार्बन कार्बोनेट कहते हैं, कापर कार्बोनेट कहते हैं। लोहा, लोहा वायु के संपर्क में आते ही कुछ धीरे धीरे क्या होता है, ये भूरे रंग का पदार्थ इसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जंक कहते हैं, जिसे हम जंक कहते हैं। और संरक्षण की सुरक्षा के लिए लोहे की जंक लगने से बचाया जाता है। और बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट लगाकर बचाया जा सकता है। उसको क्या कहते हैं? पेंट लगाकर बचाया जा सकता है, तेल लगाकर बचाया जा सकता है, ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है, या अध्यालोपन करके बचाया जा सकता है, या क्रोमीन का लेपन द्वारा बचाया जाए, या एनोडीकरण या मिश्री धातु बनाकर उसका उसको संक्षरित होने से लोहे को बचाया जा सकता है। औषधा लेपन क्या होता है? तो या इस्पात धातु या इस्पात को जंग से सुरक्षा के लिए उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रम को अशोध लेपन प्रक्रम कहा जाता है, अशोध लेपन प्रक्रम कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि संरक्षण क्या होता है। तो उन संरक्षण का मतलब कि उनका रख रखाव कैसे, उनका दुष्परिणाम है। अगर मान लीजिए ऐसे ही लोहे को अगर हम छोड़ दें तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर हम तेल लगा दें तो जंग थोड़ा कुछ समय के लिए नहीं लगेगा। पेंट कर दें तो थोड़ी और उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। यदि हम अध्यदा लेपन कर दें तो जब तक उसके ऊपर वो लेप रहेगा तब तक उसके ऊपर जंग नहीं लगने वाला, तब तक उसमें जंग लगने वाला नहीं है। तो ये संरक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं मिश्रित धातुओं की। तो मिश्रित धातुएं क्या होती हैं? तो जो दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, मतलब धातुएं भी हो सकती हैं या धातु अधातु भी हो सकती हैं, और इनके समांगी मिश्रण होता है। मतलब दो धातु हो गई या एक धातु और एक अधातु को मिला करके समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, और इसी मिश्रण को कहते हैं मिश्रित धातु। जैसे लोहे को सूक्ष्म जैसे लोहे में सूक्ष्म रूप से कार्बन का मिश्रण कर दिया जाए तो लोहा क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है और प्रबल हो जाता है, कठोर और प्रबल हो जाता है। वैसे ही स्टील को यानी इस्पात में लोहा और निकेल या क्रोमीन, ये दोनों चीजें मिला करके लोहे को क्या करते हैं? इस्पात बनाते हैं। तो नई वस्तु मिली हमें, नए तरीके का चीज मिली, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। वैसे ही पीतल, तो कापर में जब जिंक मिला देते हैं और इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। वैसे ही कापर और टीन के मिश्रण को कांसा कहते हैं, और मरकरी तथा अन्य तत्व अन्य तत्वों के मिश्रण को अम्लग्म कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अम्लग्म। तो आशा है कि आपको वीडियो ये पूरी समझ में आ गई होगी। हम जल्दी ही इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो हम इस चैप्टर का जल्दी ही क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।